हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू रेस्पायर क्लासेस। मोल कंसेप्ट को आगे लेके जाते हैं। पहले और दूसरे लेक्चर में हमने कुछ बातें की है, तो उन्हीं बातों को लेके हम आगे चले जाते हैं। एसटीपी और एसएटीपी के बारे में कुछ बातें करते हैं। ये जो दो टर्म्स ऐसी है, एसटीपी और एसएटीपी, असल में इसलिए डिफाइन की गई है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास अब तक जो हमने कन्वर्जन चेक किए थे, दैट इज मोल से मास, मास से मोल किया था, मोल से नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स से वापस से मोल और मास में कन्वर्ट किया था। तो अब मान लीजिए अपने पास अगर फॉर एग्जांपल किसी गैस का वॉल्यूम हमें पता है, इफ वॉल्यूम ऑफ एनी गैस इज नोन, दिया है वॉल्यूम, इज इट सफिशिएंट कि हम इससे नंबर ऑफ मोल, जिसे हम अमाउंट भी कहते हैं, इज इट सफिशिएंट कि खाली वॉल्यूम के होते, वॉल्यूम के पता होते ही हम नंबर ऑफ मोल्स पता कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। सपोज फॉर ए गैस वॉल्यूम इज गिवन, वॉल्यूम दिया हुआ है, इसके साथ साथ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, जिसे हम अमाउंट भी कहते हैं, टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गैस, प्रेशर एंड टेम्परेचर मस्ट बी नोन, प्रेशर एंड टेम्परेचर मस्ट बी नोन, ठीक है, मस्ट बी नोन। और इसी के लिए कुछ टर्म्स जो है सेट की गई है, जिनका नाम है, पहला कंडीशन है दैट इज एसटीपी। एसटीपी का मतलब है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन। बिकॉज खाली वॉल्यूम के पता होने से हमें नंबर ऑफ मोल्स पता नहीं चलेगा, अमाउंट पता नहीं चलेगा। टू कैलकुलेट अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस, उसके लिए हमें एक तो वॉल्यूम का होना जरूरी है, साथ ही साथ में टेम्परेचर और प्रेशर का भी इंफॉर्मेशन हमें पता होना चाहिए, तब जाके हम नंबर ऑफ मोल्स पता कर सकते हैं। और ये एसटीपी कंडीशन जो है, इसमें जो है कुछ कंफ्यूजन है, जैसे कि एसटीपी कंडीशंस में जो टेम्परेचर की कंडीशन होती है, टेम्परेचर कंडीशन है 273 केल्विन, और जो प्रेशर की कंडीशन है 1 बार। काफी सारी बुक्स में अभी भी 1 एटीएम लिखा हुआ है, 1 एटमॉस्फेयर लिखा है, तो वो बिल्कुल आप नेग्लेक्ट करेंगे। तो 1 एटीएम नहीं, 1 बार होता है एसटीपी का कंडीशन, जिसकी वजह से ही फिर जो हमारे पास फिजिक्स में भी हम कुछ टर्म्स में एसटीपी के रिलेटेड कुछ बात करते हैं, केमिस्ट्री में भी काफी क्वेश्चंस आते हैं एसटीपी के बेसिस पे, उससे जो हमारी वॉल्यूम की कैलकुलेशंस हो जाती है वो गलत हो जाती है। बिकॉज वहां पे जो कुछ बुक्स में अभी भी लिखा हुआ है कि प्रेशर इज इक्वल टू 1 एटीएम, असल में जो एसटीपी की कंडीशन है वो प्रेशर इक्वल टू 1 बार है। तो यहां पे मैं इस इंफॉर्मेशन को यूज करके अगर मैं यहां वॉल्यूम कैलकुलेट करूंगा, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ गैस, 1 मोल ऑफ गैस एट एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन पे मुझे चेक करना है कि गैस का 1 मोल कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। दैट विल बी इक्वल टू, दैट इज पीवी इक्वल टू एनआरटी। तो प्रेशर की जगह मैं क्या लगा दूंगा, 1 बार लगा दूंगा, और वॉल्यूम ऑक्यूपाई करना है, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स 1 दिया है, तो आर का वैल्यू मैं क्या ही पुट कर सकता हूं। आर का वैल्यू देखिए, इस बार को मैं, आप सब जानते हैं, जैसे हमने कल कुछ कन्वर्जन किए थे, कन्वर्जन हमने कुछ इस तरह से किया था कि जो एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर है दैट इज इक्वल टू 1.01325 इंटू 10 पावर 5 पास्कल, जो कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी था, और साथ ही साथ में ये जो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है दैट इज इक्वल टू 1.01325 बार। तो अगर आप 1 एटीएम यहां इसके बराबर और यही 1 एटीएम इतने बार के बराबर, इन दोनों को अगर आप इक्वेट करेंगे, प्रेशर का जो यूनिट है दैट इज बार, और ये पास्कल को आप इक्वेट करेंगे, तो तकरीबन ये जो 1 बार है वो बराबर है 10 पावर 5 पास्कल। क्लियर? तो मैं यहां लगा सकता हूं 1 बार की जगह मैं लगा सकता हूं 10 पावर 5 पास्कल, दैट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अच्छा, इनटू करूंगा वॉल्यूम इक्वल टू एन, अब नंबर ऑफ मोल तो 1 है ही, आर का वैल्यू मैं क्या ही पुट कर सकता हूं, आर का वैल्यू मैं पुट करूंगा पास्कल के टर्म्स में, जो मैंने कल समझाया था, दैट इज इक्वल टू 8.314। तो 8.314 इसका यूनिट होगा जूल पर मोल पर केल्विन, और ये जूल खुद बराबर था किसके, न्यूटन मीटर के। तो न्यूटन मीटर में लेके आऊंगा, यहां से पास्कल मुझे न्यूटन मीटर में मिलेगा, एंड दैट विल बी इक्वल, टेम्परेचर कितना है 273 केल्विन, तो यहां से वैल्यू 8.314 न्यूटन मीटर पर मोल पर केल्विन, और मल्टीपल लग जाएगा 273 केल्विन। क्लियर? तो इससे मुझे जो वॉल्यूम का वैल्यू मिलेगा दैट इज इक्वल टू 22.7 लीटर, 22.7 लीटर। This will be the volume occupied by 1 mole of a gas
एट एसटीपी। हाँ, काफी सारी बुक्स में अभी भी जो है दैट इज वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ गैस एट एसटीपी कंडीशन दैट इज 22.4। असल में वहां पे वेरिएशन क्यों आ रहा है? हमारा वैल्यू आता है यहां पे 22.7, लेकिन जब एक्चुअल वैल्यू देखा जाता है जो बुक्स में अभी भी लिखा है दैट इज 22.4। इसीलिए रीजन ये है कि वहां पे जो वो प्रेशर की कंडीशन, गलती तो इस पार्ट में नहीं होती उनसे, गलती होती है कि वो जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर वाली जो कंडीशन ले लेते हैं वो वहां पे 1 atm ले लेते हैं, और देयर इज a bit difference between a pressure 1 atm and 1 bar, that is 1 atm will be equal to 1.01325 bar। तो पॉइंट्स का फर्क आने की वजह से यहां वॉल्यूम में फर्क आता है। तो अगर पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाए दैट इज वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय, क्वेश्चन नंबर 1 अगर पूछा जाए वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ गैस एट एसटीपी, तो एसटीपी वर्ड आया तो प्रेशर 1 बार, जिसको आप पास्कल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, आर का यूनिट 8.314 लगा के, तो वो वैल्यू आएगा 22.7। अगर दूसरा क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ गैस एट 1 atm एंड 273 केल्विन। देखिए बहुत ही कम फर्क है, 1 atm और 273 केल्विन, ये एसटीपी कंडीशन नहीं है। पहली बात, 1 atm और 273 केल्विन एसटीपी की कंडीशन नहीं है। एसटीपी की कंडीशन टेम्परेचर 273 केल्विन बिल्कुल है, बट जो प्रेशर की कंडीशन है दैट इज 1 बार। तो इसमें जो वैल्यू हमारा आएगा दैट विल बी इक्वल टू पीवी इक्वल टू एनआरटी। इसमें जो इक्वेशन हमारे पास जो आएगी, प्रेशर का वैल्यू आप 1 पुट कर दीजिए, 1 atm इंटू वॉल्यूम का वैल्यू फाइंड आउट करना है, एन का वैल्यू 1 मोल है, तो आर का वैल्यू जो है, आर का वैल्यू आप लीटर एटमॉस्फेयर के टर्म्स में पुट करना होगा, तो 0.0821, जिसपे हमने कल क्वेश्चंस किए थे, लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन, और टेम्परेचर कितना है 273 केल्विन। क्लियर? तो यहां से हमारा जो वॉल्यूम आएगा दैट वॉल्यूम कम्स आउट टू बी 22.4 लीटर। ये लेकिन ये बिल्कुल भी ये वो वाला वॉल्यूम नहीं है जो एसटीपी पे ऑक्यूपाई होगा। ये वाला वॉल्यूम वो होगा जो एक नॉर्मल प्रेशर पे, नॉर्मल प्रेशर मींस 1 atm प्रेशर पे जो ऑक्यूपाई हो करेगा वॉल्यूम, जो गैस वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा दैट विल बी 22.4 लीटर, दैट विल नॉट बी वॉल्यूम ऑक्यूपाइड एट एसटीपी। क्लियर? इसी तरह से और एक टर्म आती है दैट इज कॉल्ड एज एसएटीपी, स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर प्रेशर। स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर प्रेशर में जो हम प्रेशर ले लेते हैं, प्रेशर की कंडीशन तो 1 बार ही है, बट जो टेम्परेचर की कंडीशन है, टेम्परेचर कंडीशन इज 298 केल्विन। ठीक है? और एक टर्म आता है दैट इज एनटीपी, जो कि काफी यूज नहीं होगा, मेनली जो हमारे पास एक टर्म ज्यादा यूज होगी दैट इज एसटीपी कंडीशन, वेयर द प्रेशर स्टैंडर्ड प्रेशर कंडीशन इज 1 बार, एंड जो टेम्परेचर की कंडीशन है वो 273 केल्विन है। क्लियर? चलिए, यहां पे हमने कल कुछ पीवी इक्वल टू एनआरटी पे नंबर ऑफ मोल्स को वॉल्यूम से रिलेट किया था, या मास को वॉल्यूम से रिलेट किया था, वो सारी चीजें हमने देखी थी, तो उन्हीं को आगे लेके जाते हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शंस। एक केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कैसे किया जाएगा, इसके कुछ शॉर्ट मेथड्स आज पढ़ेंगे हम। जैसे अपने पास बैलेंसिंग है, बैलेंसिंग हम करते हैं स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स को बैलेंस करके ही हम रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। यानी कि जो हमें रिलेशन बताएगा, एक सपोज रिएक्टेंट्स 2 है तो एक रिएक्टेंट का जो नंबर ऑफ मोल्स होगा उनका रेशियो जो होगा दूसरे रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में या प्रोडक्ट बनने के रेस्पेक्ट में कितना होगा, वो हमें बैलेंसिंग से पता चलेगा। चलिए बैलेंसिंग के बारे में कुछ बातें करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक इक्वेशन लिखी, एक रिएक्शन लिखी H2, इसको समझिए आप, प्लस O2 गिव्स H2 प्लस O2 गिव्स H2O। इसको मैं पहले अगर मैं हाफ से यहां लगा दूंगा तो क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है? बिल्कुल बैलेंस्ड है। वाटर की फॉर्मेशन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। अब सोचिए इस रिएक्शन के अंदर, इस रिएक्शन में मैंने फॉर एग्जांपल 2 से मल्टीपल कर दिया, मैंने रिएक्शन को 2 से मल्टीपल कर दिया, तो ये बन जाएगा 2 H2 प्लस O2, कन्वर्ट हो जाएगा 2 H2। क्या ये बैलेंस्ड रिएक्शन नहीं है? बिल्कुल है। यहां हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन 2 है, तो ये भी बैलेंस्ड रिएक्शन है। तो जो रिएक्शन सही है इसको मैं टिक कर रहा हूं। मैंने इस रिएक्शन को चाहा, मैं चाहूं तो इस रिएक्शन को 4 से मल्टीपल कर सकता हूं, तो ये बनेगा 4H2 प्लस 2O2, ये कन्वर्ट हो जाएगा 4H2। क्या ये रिएक्शन बैलेंस है? बिल्कुल सही है। एलिमेंट्स बैलेंस हो रहे, बिल्कुल सही है। फोर्थ रिएक्शन,
सपोज मैंने इस रिएक्शन को 10 से मल्टीपल कर दिया, 10H2 प्लस 5O2, इट विल कन्वर्ट टू 10H2O। ये रिएक्शन बैलेंस है, बिल्कुल बैलेंस है। आप चाहो इस रिएक्शन को 100,000, 10,000, 1 लाख से मल्टीपल कर दो, तो प्रोडक्ट का के साइड से भी और इस रिएक्टेंट के साइड से भी मल्टीपल होता जाएगा और रिएक्शन हर वक्त बैलेंस होती जाएगी। फिर बताइए कि इन सारी रिएक्शंस में सही रिएक्शन कौन है, सही बैलेंस्ड रिएक्शन कौन है? किस रिएक्शन को हम, किस बैलेंसिंग को हम बता सकते हैं कि ये बैलेंसिंग बिल्कुल सही बैलेंसिंग है? असल में जो इसके पीछे की जो स्टोरी है, आप समझिए इसको, सब के सब तो सेम है, सबके सब ये ना बिल्कुल सही है। आप रिएक्शन को इनफाइनाइट तरीकों से बैलेंस कर सकते हैं। वी कैन बैलेंस अ रिएक्शन बाय इनफाइनाइट वेज। लाइक आप 100 से चाहो 100 से मल्टीपल कर दो, ये 500 बनेगा, ये 100 बनेगा। आप 1000 से ये 100 से कर दो, ये 50 बनेगा, 100 बनेगा। आप 1000 से करो, ये 500 बनेगा, ये 1000 से मल्टीपल हो जाएगा। तो असल में होता क्या है समझिए, अगर मैंने इस रिएक्शन को जनरली इस रिएक्शन को का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट A लगा दिया, AH2 प्लस BO2 कन्वर्ट्स टू मान लीजिए CH2O। अब मुझे इस रिएक्शन को बैलेंस करना है, तो एलिमेंटल बैलेंस करेंगे। देखिए इस लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन के कितने एटम है, 2 है, और मोल कितने हैं, 2। ये मोल है A, तो यहां लेफ्ट हैंड साइड में 2A बन जाएगा और इस साइड में हाइड्रोजन बन जाएगा 2 2 C। तो ये अपना एक इक्वेशन बनेगा, क्योंकि हाइड्रोजन के कितने एटम है, 2, और कितने मोल है, A मोल है, तो ये 2A बन जाएगा। और राइट हैंड साइड में कितना है, 2 है, तो इसका कोएफिशिएंट कितना है, C है, तो दैट विल बी इक्वल टू 2C। तो पहली इक्वेशन बन गई। दूसरी इक्वेशन देखिए, वेरिएबल अपने पास A, B और C है, 3 वेरिएबल है, और इक्वेशन देखिए कितनी बनेगी, B के रेस्पेक्ट फॉर B के लिए अगर हम बैलेंसिंग करेंगे तो B के एटम कितने हैं, 2, और 2 को B से मल्टीपल कर दो, दैट विल बी इक्वल टू 2B। और इस साइड से कितना है, 1 है, तो 1 इंटू C, दैट इज C। तो इक्वेशन अपने पास 2 बन गई और वेरिएबल 3। देखिए इक्वेशन 2 बन रही है और वेरिएबल 3 है, इसका मतलब ये इक्वेशन तो बिल्कुल भी बैलेंस ये ना सॉल्व नहीं हो सकता। या तो एक तरीका सॉल्व करने का ये है, देखिए इक्वेशन 2 बन रही है और वेरिएबल 3 है, इसका मतलब एक वेरिएबल को हमें हिट एंड ट्रायल से सॉल्व करना पड़ेगा, जस्ट एक वैल्यू देना पड़ेगा हिट एंड ट्रायल से, तब जाके तो हमारे पास ये दोनों इक्वेशन सॉल्व हो सकती है और A, B और C का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। बिकॉज अगर एक इक्वेशन होगी, 2 वेरिएबल होगी, जैसे मेरे पास कोई एग्जांपल है, जस्ट यहां मैं कुछ एक एग्जांपल डिस्कस कर रहा हूं, इस वाले एरिया में मैं एग्जांपल डिस्कस कर रहा हूं। जैसे अपने पास एक इक्वेशन है 2x प्लस वाई इक्वल्स टू मान लीजिए 4, 2x प्लस वाई इक्वल टू 4। अब आपने x का वैल्यू, जैसे आप x का वैल्यू 1 लगा देंगे तो y का वैल्यू बन जाएगा 2। क्लियर? अब x के y वैल्यू पे y का, x के 1 वैल्यू पे y का 2 वैल्यू आ गया। अब आप x का वैल्यू 2 लगा रहे हैं तो y का वैल्यू बनेगा 0। आप x का वैल्यू 3 लगा रहे हैं, जैसे आपने x इक्वल टू 3 लगा दिए, 6 बना, तो y का वैल्यू बनना पड़ेगा, y को बनना पड़ेगा -2। आप x का वैल्यू जब 4 लगा देंगे तो ये 8 बन गया, 2 इंटू 4 दैट इज 8, तो y का वैल्यू बन जाएगा 4 - 8 दैट इज -4। आप x का वैल्यू 5 लगा दीजिए, ये 10 बना, तो y का वैल्यू बन जाएगा -6। इसका मतलब आप x के जितने वैल्यूज चेंज कर रहे हैं y का उतना वैल्यू चेंज होता जा रहा है। इसका मतलब x के आप इनफाइनाइट वैल्यू देने पे y के इनफाइनाइट वैल्यूज आएंगे, जितना जितना आप x का वैल्यू चेंज करते जाएंगे y का वैल्यू चेंज होता जाएगा। अब ये सारे के सारे वैल्यू सही है, ये सारे के सारे वैल्यू सही है, इनमें से कोई भी वैल्यू ऐसा नहीं है जो गलत है। आप x का वैल्यू चेंज कर रहे हो, साथ साथ में y का वैल्यू चेंज हो रहा है। बिकॉज इस इक्वेशन में प्रॉब्लम क्या है, इस इक्वेशन में प्रॉब्लम यह है कि ये इक्वेशन अपने पास एक इक्वेशन थी, खाली एक इक्वेशन थी और इसके अंदर वेरिएबल 2 थे, तो एक वेरिएबल को आपने हिट एंड ट्रायल से जो आंसर दे दिया, पुट किया वैल्यू, तो बाकी का वैल्यू जो है दूसरे वेरिएबल का वैल्यू भी अल्टीमेटली चेंज हो रहा है। इसी तरह से, और ये जरूरी भी है बिकॉज एक रिएक्शन को बैलेंस करने के इनफाइनाइट तरीके हैं। जैसे मैंने चाहा, आप अपने पास वेरिएबल A भी है, अपने पास वेरिएबल C भी है और अपने पास वेरिएबल B भी है, तो तरीका क्या है? तरीका यह है कि आप किसी भी वेरिएबल को कोई भी वैल्यू पुट कर दो, जो मर्जी वेरिएबल, जो मर्जी वैल्यू। मान लीजिए आपने A का वैल्यू, लेट सपोज करते हैं जो भी आपके मन में आए, लेट A इक्वल टू 1। आपने जैसे A का वैल्यू 1 कर दिया, आपने जैसे A का वैल्यू 1 कर दिया तो C का वैल्यू भी 1 हो जाएगा। जैसे C का वैल्यू 1 हो जाएगा तो ये ट्वाइस B बन जाएगा C, और यहां से B का वैल्यू बन जाएगा, C का वैल्यू 1/2। अब आप A की जगह 1 पुट कर दीजिए, A की जगह जब आप 1 पुट कर देंगे तो ये बन गया H2 1H2 प्लस B की जगह हाफ बन गया O2।
और सी की जगह बन जाएगा 1 लगा दीजिए तो H2O। क्या इनमें से कोई रिएक्शन ऐसी है जो मैच कर रही है? बिल्कुल सही है। क्लियर। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं वैल्यूज चेंज कर रहा हूं। जैसे मैंने सपोज फॉर एग्जांपल लेट ए इक्वल टू, आप किसी को कुछ भी वैल्यू दे दीजिए। ए को वैल्यू मैंने 2 दे दिया। जैसे मैं ए को वैल्यू 2 दे रहा हूं तो सी का वैल्यू भी क्या बन जाएगा? देखिए ये 2 है, यहां ए को 2 दे रहा हूं तो सी का वैल्यू बन जाएगा 2। और जैसे सी को वैल्यू 2 दे दिया तो बी का वैल्यू कितना बनेगा? यहां सी का वैल्यू 2 तो बी का वैल्यू बन जाएगा 1। बी का वैल्यू 1 बन जाएगा। और रिएक्शन में पुट कर दो तो a मोल्स ऑफ H2 दैट मींस 2 मोल्स ऑफ H2 प्लस b मोल्स ऑफ O2 दैट इज 1 मोल ऑफ O2 कन्वर्ट्स टू c मोल्स ऑफ H2O दैट इज 2 मोल्स ऑफ H2O। क्या ये रिएक्शन आपको दिख रहा है? बिल्कुल है। तो आप क्या करते हैं, आप किसी को भी कुछ भी वैल्यू पुट कर दो। जैसे और एक ट्राई करते हैं इस पे, मैंने सपोज a का वैल्यू 10 कर दिया। जैसे आप या b का वैल्यू 10 कर दीजिए। चलिए b का वैल्यू जैसे मैंने 10 कर दिया, b का वैल्यू मैं 10 कर रहा हूं। जैसे मैं b का वैल्यू 10 कर रहा हूं तो c का वैल्यू अल्टीमेटली बन जाएगा 20। 2 into 10 दैट इज 20। तो c का वैल्यू जैसे 20 बना, c का वैल्यू 20 बना, इसका मतलब a का वैल्यू भी 20 बन जाएगा। इसका मतलब 20H2 प्लस b का वैल्यू कितना है 10O2 कन्वर्ट्स टू 20H2। तो देखिए ये रिएक्शन भी तो बैलेंस्ड रिएक्शन है, ये रिएक्शन भी तो अपने पास बैलेंस्ड रिएक्शन आ गया। तो बात यह है कि आप कितने तरीके ऐसे हैं जो रिएक्शन को बैलेंस, जिससे रिएक्शन को बैलेंस किया जा सकता है। इनफाइनाइट तरीके। एक रिएक्शन को इनफाइनाइट तरीकों से बैलेंस किया जाता है। और वो तरीका क्यों है, क्यों इनफाइनाइट तरीके? बिकॉज अपने पास जब भी इक्वेशंस बनेगी वो नंबर ऑफ वेरिएबल से एक स्टेप कम ही बनेगा। और ये हमारे लिए भी ठीक बात है, बिकॉज इस तरीके से हम किसी भी मेथड, किसी भी वेरिएबल को कोई भी वैल्यू पुट करके अलग अलग तरीकों से रिएक्शन को बैलेंस किया जा सकता है। क्लियर। चलिए और कुछ एग्जांपल देखते हैं। सपोज मेरे पास क्वेश्चन है, समझिए आप, क्वेश्चन है C4H8 प्लस ऑक्सीजन की रिएक्शन कन्वर्ट हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर में। क्लियर। और इसके A मोल्स दिए हैं प्लस B प्लस C और प्लस D। एग्जाम में आपका क्वेश्चन आएगा फाइंड द वैल्यूज ऑफ A, B, C एंड D और सिंपली आएगा बैलेंस द रिएक्शन। तो कार्बन कितने हैं? 4 है। इस साइड से कार्बन 4 है तो 4A लिखूंगा मैं। 4 ये जो कार्बन है 4 है और A मोल्स है तो 4A। और राइट हैंड साइड में कितने हैं? कार्बन 1 है यहां और 1C हो गया। तो ये बन गया अपना पहला इक्वेशन। हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में देखते हैं 8A विल बी इक्वल टू, इस साइड से हाइड्रोजन ट्वाइस D होगा। देखिए इक्वेशन अपने पास वेरिएबल कितने हैं? A, B, C और D, 4 वेरिएबल है तो जरूरी इक्वेशन 3 ही बनेगी। तो ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में देख लेते हैं तो ट्वाइस B इक्वल टू, यहां ऑक्सीजन 2 जगह है तो ट्वाइस C प्लस यहां ऑक्सीजन 1D दैट इज D। तो कितने इक्वेशंस बन गई? 3। और वेरिएबल कितने? 4। फिर से अपना तरीका है, हिट एंड ट्राई लगा दो। एक वेरिएबल को कुछ भी वैल्यू दे दो, जो मर्जी वो दे दो, वेरिएबल को कुछ भी वैल्यू दे दो। जैसे आपने बिना सोचे समझे लेट A इक्वल टू, लेकिन हमेशा कोशिश कीजिए वैल्यू देते वक्त हमेशा कोशिश करना है कि मिनिमम से मिनिमम फ्रैक्शनल वैल्यू को कम करने की कोशिश करना है। ठीक है, बाकी तो कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। लेट A इक्वल टू, फॉर एग्जांपल आपने A का वैल्यू दे दिया 1, सिंपल वैल्यू ही दे दिया। अब जब देना ही है वैल्यू तो क्यों हम मुश्किल वैल्यू दे दें, तो सिंपल सा वैल्यू दे देते हैं। तो A का वैल्यू 1 दे दिया तो 4 into 1 इक्वल टू C, दैट इज C का वैल्यू बन गया 4। जैसे C का वैल्यू बन गया 4, यहां 8 A की जगह क्या बन जाएगा? यहां 8 इंटू A का वैल्यू 1 पुट कर दिया दैट विल बी इक्वल टू ट्वाइस D। तो D का वैल्यू भी क्या बन गया? 4 बना। और यहां देख लीजिए अब B का वैल्यू पता करने के लिए मैं लिखूंगा ट्वाइस B विल बी इक्वल टू ट्वाइस C का वैल्यू 4 प्लस D का वैल्यू 4। तो इससे मुझे मिलेगा वैल्यू B विल बी इक्वल टू दैट इज 2 4 8 प्लस 4 दैट इज 12 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 6। तो B का वैल्यू 6, B का वैल्यू 6, D का वैल्यू 4, अच्छा C का वैल्यू 4 और A का वैल्यू 1। आप अगर A का वैल्यू चेंज करेंगे तो अल्टीमेटली इन बाकी 3 वेरिएबल्स का वैल्यू भी चेंज होगा। तो A का वैल्यू आप 1 पुट कर दीजिए तो ये बन गया C4H8 प्लस B का वैल्यू आप 6 पुट कर दीजिए तो 6O2। C का वैल्यू आपको पुट करना है 4 तो 4 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस D का वैल्यू 4 पुट करेंगे तो 4H2। तो देखते हैं एलिमेंटल बैलेंस से क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है या नहीं है। चलिए बताइए, कार्बन 4 है, इस साइड से कार्बन 4, यहां हाइड्रोजन 8 है, यहां हाइड्रोजन 4 into 2 दैट इज 8, यहां 12 है तो यहां 8 और 4 12। तो रिएक्शन बैलेंस है। आप चाहो A को, B को, C को, D को
किसी को कुछ भी वैल्यू दे सकते हैं तो रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा। और एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं, और एक क्वेश्चन, चलिए यहां से सपोज रिएक्शन है A मोल्स ऑफ FeS2 प्लस B मोल्स ऑफ O2 कन्वर्ट्स टू C मोल्स ऑफ Fe2O3 प्लस D मोल्स ऑफ सल्फर है तो सल्फर डाइऑक्साइड बना लेते हैं। चलिए अब यहां से एलिमेंटल बैलेंस में चेक करते हैं। आयरन के लिए बात करते हैं तो 1A दैट इज A इक्वल टू राइट साइड में कितना है, आयरन 2 है और C मल्टीपल लग जाएगा क्योंकि एटम 2 है और टोटल मोल्स कितने हैं C, तो ट्वाइस C। देखिए यहां 1 था तो 1 इंटू A दैट इज A इक्वल टू 2 था 2 इंटू C दैट इज ट्वाइस C, बन गया अपना एक इक्वेशन। सल्फर के रेस्पेक्ट में बात करते हैं तो ट्वाइस A इक्वल टू सल्फर यहां D के बराबर, ये बन गया अपना दूसरा इक्वेशन। तीसरा इक्वेशन ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में बनेगा क्योंकि वेरिएबल 4 है तो इक्वेशन 3 ही बनेगी, तो ट्वाइस B ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में यहां 3C प्लस 2 इंटू डी दैट इज 2D, ये बन गई इक्वेशन नंबर 3। अब किसी को कुछ भी वैल्यू, ख्याल रहे, बस इतना ख्याल रहे कि कम से कम फ्रैक्शन में लेके आ जाए हम इसको, ओके, कम से कम फ्रैक्शन में लेके आ जाए। चलिए यहां बता दीजिए, अगर मैंने फॉर एग्जांपल सिंपल मेथड करने के लिए मैं A को 2 वैल्यू दे रहा हूं, कम से कम फ्रैक्शन बनाना है, A का वैल्यू मैं 2 दे रहा हूं तो C का वैल्यू कितना बनेगा, इफ लेट A इक्वल टू 2, जैसे ही मैंने A को 2 वैल्यू दे दिया तो C का वैल्यू बन गया 1, C का वैल्यू बन गया 1। अब A का वैल्यू 2 दे दिया, 2 इंटू 2 4, तो D का वैल्यू बन गया 4, और यहां पे ट्वाइस B बनेगा दैट विल बी इक्वल टू 3 इंटू C का वैल्यू 1 आया प्लस 2 इंटू D का वैल्यू आया 4, तो B का वैल्यू आएगा 3 प्लस 8 दैट इज 11 डिवाइड बाई 2। थोड़ा सा फ्रैक्शनल आएगा, कभी कभी तो जरूरी फ्रैक्शनल भी आ सकता है, ये कोई इशू नहीं है, बस कम करने की कोशिश करना है। तो A के 2 वैल्यू पे C का 1 वैल्यू, D का 4 वैल्यू और B का 11 बाई 2 वैल्यू आया, तो इसको पुट कर देते हैं। दैट मीन्स ये जो इक्वेशन बनेगी ये बनेगी A मोल्स ऑफ FeS2, A कितना है 2 दैट इज ट्वाइस FeS2 प्लस B मोल्स ऑफ O2, B का वैल्यू 11 बाई 2 O2, ये कन्वर्ट होगा C मोल्स ऑफ Fe2O3 दैट इज Fe2O3 प्लस D मोल्स ऑफ SO2, D कितना है 4 टाइम्स SO2। चलिए बैलेंस देखते हैं क्या रिएक्शन बैलेंस है या नहीं है। देखिए आयरन कितने हैं, आयरन के तो 2 एटम है, आयरन 2 है, आयरन 2, यहां सल्फर 4, यहां सल्फर 4, यहां ऑक्सीजन 11 इंटू 2 दैट इज 22 बाई 2 दैट इज 11, तो 3 प्लस 8 दैट इज 11, बिल्कुल रिएक्शन बैलेंस है। क्लियर, तो ऐसे ऐसे आप करके आप रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। क्लियर, फाइन। चलिए और एक क्वेश्चन देखते हैं सिंपल सा। सपोज अपने पास इक्वेशन है A मोल्स ऑफ Cl2 प्लस B मोल्स ऑफ CaOH ट्वाइस कन्वर्ट हो रहा है C मोल्स ऑफ CaClO3 ट्वाइस, हाइड्रोजन है तो वाटर भी होगा और वहां से क्लोरीन है तो कैल्शियम क्लोराइड भी बना लेते हैं, D मोल्स ऑफ CaCl2 प्लस हाइड्रोजन है तो E मोल्स ऑफ वाटर। आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है A, B, C, D और E का। चलिए देखते हैं, तो यहां क्लोरीन के लिए हम चेक करेंगे तो ट्वाइस A, इस साइड से क्लोरीन के पे बात कर, देखिए ये अच्छा है, यहां क्लोरीन कितने हैं, क्लोरीन यहां 2 है और ट्वाइस यहां, एक तो यहां क्लोरीन है, क्लोरीन के बाहर 2 लगा है तो 2 क्लोरीन दैट मीन ट्वाइस C, और क्लोरीन यहां भी प्रेजेंट है, क्लोरीन यहां भी प्रेजेंट है ट्वाइस D, ये बन गया अपना पहला इक्वेशन। अब कैल्शियम के लिए बात करते हैं तो कैल्शियम 1 है तो B लग जाएगा मल्टीपल दैट इज B। इस साइड से कैल्शियम, इस साइड से कैल्शियम, देखिए कैल्शियम 1 ही है, ये 2 जो है ये ClO3 ग्रुप का लगा है तो C है, प्लस यहां कैल्शियम कितने हैं, यहां कैल्शियम 1 ही है तो दैट इज D, तो सेकंड इक्वेशन बन गया अपना। थर्ड इक्वेशन देखते हैं, ऑक्सीजन कितने हैं, देखिए वेरिएबल 5 है तो इक्वेशन 4 ही बननी चाहिए। एक तो बन गया कैल्शियम क्लोरीन के रेस्पेक्ट में, दूसरा बन गया कैल्शियम के रेस्पेक्ट में, तीसरा ऑक्सीजन और फोर्थ हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में बनेगा। ऑक्सीजन यहां 2 है तो B से मल्टीपल लग जाएगा तो ट्वाइस B। इस साइड से ऑक्सीजन कितने हैं 3 2 दैट इज 6C प्लस और भी है ऑक्सीजन बिल्कुल है तो E लग जाएगा।
तो ये बन गया अपना तीसरा इक्वेशन। और फोर्थ इक्वेशन हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में लग जाएगा, हाइड्रोजन 2 है तो ट्वाइस बी, ओके ट्वाइस बी, और यहां लग जाएगा ट्वाइस ई, ट्वाइस ई। तो ये बन गया अपना फोर्थ इक्वेशन। क्लियर? चलिए सबसे छोटी इक्वेशन ये दिख रही है, तो मैं बी का वैल्यू अगर 1 लगा दूंगा, ओके तो लेट बी इक्वल टू 1। जैसे आपने बी का वैल्यू 1 लगा दिया, बी का वैल्यू 1 लगाते ही तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ई का वैल्यू भी आ जाएगा 1। क्लियर? तो बी के 1 वैल्यू पे ई का 1 वैल्यू। अब कहां पे लगा सकते हैं? यहां पे लगा सकते हैं। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा? ये इक्वेशन बन जाएगा ट्वाइस बी का वैल्यू 1 लगा दिया इक्वल टू 6 सी प्लस ई का वैल्यू 1 लगा दिया, तो 2 - 1 दैट इज 1 डिवाइड बाई 6, तो सी का वैल्यू आ जाएगा 1/6। चलिए फ्रैक्शन आ गया, कन्वर्ट लास्ट में भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। अब बताइए बी का वैल्यू भी आ गया, सी का वैल्यू भी आ गया, तो डी का वैल्यू यहां से फाइंड आउट करेंगे। बी का वैल्यू कितना आया? बी का वैल्यू 1 आया, बी का वैल्यू 1 आया, दैट विल बी इक्वल टू सी का वैल्यू 1/6 आया, प्लस डी का वैल्यू आ गया। तो ये डी का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1 - 1/6, 6 - 1 दैट इज 5/6 वैल्यू आया। फ्रैक्शन है, फ्रैक्शनल आ रहा है, काफी फ्रैक्शनल आ रहा है, तो इसको लास्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो अब ए का वैल्यू यहां फाइंड आउट, देखिए अब अपने पास सी भी है, डी भी है, अब ए का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं इस वाली इक्वेशन से। देयरफॉर 2a विल बी इक्वल टू ट्वाइस सी का वैल्यू 1/6 प्लस ट्वाइस डी का वैल्यू 5/6। क्लियर? तो ये 2 1 2 3 2 1 2 3, तो आंसर कितना आया? 2a विल बी इक्वल टू 1/3 प्लस 5/3 दैट इज 6/3। क्लियर? तो ये आ जाएगा 2। तो a का वैल्यू 2a इक्वल टू 2 आ गया, तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1। ए का वैल्यू 1 आ रहा है। क्लियर? लास्ट वाली इक्वेशन में पुट कर दीजिए ए का वैल्यू 1, तो देयरफॉर वहां से हमारे पास डी का वैल्यू आएगा, डी का तो आ गया वैसे, अब ए का वैल्यू भी आ गया, बी का वैल्यू भी आ गया, बिल्कुल सबका वैल्यू आ गया, ए का भी, बी का भी आया, ई का भी आया, सी का भी आया और डी का वैल्यू भी आ गया। क्लियर? बिल्कुल परफेक्ट। अब वैल्यू पुट कर दीजिए। तो ए की जगह क्या पुट कर देंगे हम? ए की जगह 1 दैट मीन्स Cl2 प्लस बी की जगह पुट क्या करोगे? बी की जगह 1 दैट मीन्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? सी की जगह क्या पुट कर दोगे? 1/6 CaClO3 ट्वाइस प्लस डी की जगह क्या पुट कर दोगे? 5/6 ये बनेगा CaCl2 प्लस ई की जगह क्या पुट कर दोगे? जैसे ई का वैल्यू 1 पुट कर दिया तो ये बन जाएगा H2O। अगर आप देखोगे रिएक्शन बैलेंस हुआ होगा, या इससे भी आगे आप इसको लेके जा सकते हैं। लाइक हर यहां 6 6 आ रहा है, तो आप चाहो तो इसको 6 से मल्टीपल कर दो, हर जगह इसको 6 से मल्टीपल कर दो, इसको 6 से मल्टीपल कर दो, यहां से 6 से मल्टीपल कर दो, यहां से 6 से मल्टीपल कर दो, ताकि ये 6 और ये 6, ये और ये 6 कैंसिल हो जाएगा और हमारा जो वैल्यू आएगा मिनिमम से मिनिमम फ्रैक्शनल वैल्यू आ जाएगा। यहां से आप एलिमेंटल बैलेंस कर लो, रिएक्शन आराम से बैलेंस हुई होगी। क्लियर? तो ये तरीका है, ट्राई टू मिनिमाइज द फ्रैक्शनल वैल्यू, बाकी सब ठीक है। ठीक है, थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन करना है, थोड़ा सा बेसिक कैलकुलेशन है, वो करने के बाद आप देखेंगे। देखिए किसी एक एलिमेंट पे अगर बात करेंगे ना, तो यहां हाइड्रोजन पे बात करेंगे, 6 × 2 दैट इज 12, हाइड्रोजन यहां 2 है, 2 × 6 दैट इज 12, क्लोरीन है 12, क्लोरीन कितने हैं? 12, यहां पे क्लोरीन कितने हैं? 10, और यहां क्लोरीन है 12 और 6 भी है, दैट इज 12 + 6 दैट इज 18, और यहां है 5 2 दैट इज 10, और यहां पे क्लोरीन यहां है ना क्लोरीन 2, तो यहां पे क्लोरीन 2 है, और भी क्लोरीन इस जगह पे है। देखिए 5 × 2 दैट इज 10 क्लोरीन, यहां पे 10 प्रोडक्ट साइड में 10 क्लोरीन है, और इस साइड में कितने हैं? 2, 10 + 2 दैट इज 12, यहां क्लोरीन है 12, बिल्कुल रिएक्टेंट में भी 12, प्रोडक्ट में भी 12, तो हर एक एलिमेंट बैलेंस है। ठीक है, ये रिएक्शन बिल्कुल सही रिएक्शन है, बैलेंस्ड हुआ है, बस थोड़ा सा फ्रैक्शनल को, अब अगर फाइनली फ्रैक्शन आ भी गया तो उसको आप ऐसे, जैसे मैंने 6 से मल्टीपल कर दिया, तो रिएक्शन फिर भी बैलेंस हो गई। क्लियर? ऐसे ही आज के बाद आप रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। चलिए अब एप्लीकेशंस ऑफ मोल कांसेप्ट वाला पार्ट देखते हैं। देखिए एप्लीकेशंस ऑफ मोल कांसेप्ट में क्या होता है, सबसे अच्छी बात इसकी ये है, जैसे मैंने लिखा फॉर एग्जांपल लेट अ बैलेंस्ड रिएक्शन, मैंने कोई बैलेंस्ड रिएक्शन लिखा, लेट अ बैलेंस्ड रिएक्शन, मैं लिख रहा हूं N2, यहां से N2 + 3 टाइम्स H2 कन्वर्ट्स टू ट्वाइस NH3, ये एक बैलेंस्ड रिएक्शन है। क्लियर? तो क्या मैं इस रिएक्शन के लिए बोल सकता हूं, फॉर एग्जांपल मैंने इस रिएक्शन के लिए इसका एक मॉलिक्यूल लिया, 1 मॉलिक्यूल,
जहां नाइट्रोजन का एक मॉलिक्यूल यूज होगा, हाइड्रोजन के वहां 3 मॉलिक्यूल यूज होंगे। क्लियर? और ये बनाएगा 2 मॉलिक्यूल अमोनिया का। परफेक्ट। नाइट्रोजन का एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल से रिएक्ट करके अमोनिया का 3 मॉलिक्यूल बना रहा है। तो इसका मतलब यह है कि अगर इसके जहां पे इसके 10 लगेंगे, मान लीजिए 10 मॉलिक्यूल्स लगेंगे, वहां इसके 30 लगेंगे, 30 मॉलिक्यूल्स लगेंगे और इसके 20 मॉलिक्यूल्स बनेंगे। परफेक्ट। अब मैं अगर डायरेक्टली लिख रहा हूं कि Na मॉलिक्यूल्स, जहां मैं इसके Na मॉलिक्यूल्स ले रहा हूं, वहां इसके 30 Na मॉलिक्यूल्स होंगे। ओके, अच्छा यहां Na, तो यहां 3 Na लगेगा, तो यहां इसके 3 Na लगेगा, 3 Na मॉलिक्यूल्स लगेंगे और ये बन जाएगा 2 Na मॉलिक्यूल्स। Na मीन्स एवोगैड्रो नंबर 6.023 into 10 power 23। अब अगर मैं इसी Na मॉलिक्यूल्स को, जहां पे भी ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, इनको डिवाइड कर दूं Na से, मान लीजिए मैंने इसको भी Na से डिवाइड कर दिया, इसको भी Na से डिवाइड कर दिया, इसको भी Na से डिवाइड कर दिया, तो फाइनली मेरे पास आंसर क्या आ गया? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये वाला बन गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, जिसे हम कल बता रहे थे नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स एंटिटीज। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर, दैट इज मोल्स। तो यहां इसका 1 मोल, वहां इसके ये Na और Na कैंसिल हुआ, 3 Na मॉलिक्यूल डिवाइड बाय क्या? 3 Na मॉलिक्यूल डिवाइड बाय Na, दैट इज 3 मोल। वहां इसकी 3 मोल्स, जहां इसका 1 मोल वहां इसके 3 मोल्स और यहां इसके 2 मोल्स बनेंगे। क्लियर? तो मैंने मॉलिक्यूल्स को यूज करके क्या रिलेशन फाइंड आउट कर दी? मोल्स का रिलेशनशिप फाइंड आउट कर दिया। मैंने मॉलिक्यूल्स का रिलेशनशिप यूज करके मोल्स का रिलेशनशिप फाइंड आउट कर दिया। तो हुआ क्या असल में? इसका मतलब यह है कि ये जो रेशियो ऑफ मॉलिक्यूल्स है, दैट इज एक्चुअली इक्वल टू द रेशियो ऑफ मोल्स। रेशियो ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल टू रेशियो ऑफ मोल्स, या मैं ये भी कह सकता हूं कि मॉलिक्यूल्स, मोल्स या नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ एंटिटीज का रेशियो जो है वो बिल्कुल सेम आएगा। अब इससे पता क्या चलेगा? पहला एप्लीकेशन क्या है? पहला एप्लीकेशन ये है कि ये हमें बताता है, इट टेल्स अस अबाउट, ओके, तो यहां मैं लिख सकता हूं, एक छोटा सा लाइन लिखेंगे यहां पे, वैसे थ्योरी लिखने का ज्यादा हुनर है नहीं, तो इट टेल्स अस अबाउट, देखिए, इट टेल्स अबाउट रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू अनदर। ये इट टेल्स अबाउट रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू अनदर। मतलब अगर आप देखिए, इसका ये मतलब है कि अमोनिया के 2 मोल तब बनेंगे जब, इसका कभी भी ऐसा मतलब नहीं है कि 2 मोल्स अमोनिया के बने हुए हैं, बनेंगे तब जब नाइट्रोजन का 1 मोल होगा और वो 1 मोल हाइड्रोजन के 3 मोल से कंबाइन करेगा, तब जाके अमोनिया के अपने पास 2 मोल्स होंगे। क्लियर? अमोनिया के 2 मोल्स तब बनेंगे जब नाइट्रोजन का 1 मोल हाइड्रोजन के 3 मोल से रिएक्ट करेगा, तब जाके अमोनिया का 1 मोल बनेगा। क्लियर? चलिए यहां देख लेते हैं, चलिए इसको देख लेते हैं। अगर अपने पास फॉर एग्जांपल क्वेश्चन है, एक जनरल सा क्वेश्चन है अपने पास, A मोल्स ऑफ A प्लस B मोल्स ऑफ B कन्वर्ट्स टू C मोल्स ऑफ C। क्लियर? तो यहां मैं ये बोल सकता हूं कि इसके A मोल्स इसके B मोल से रिएक्ट करके तब जाके इसका क्या बनेगा? C मोल। तब जाके बनेगा जब A के A मोल्स B के B मोल से रिएक्ट करेगा, तब जाके C के C मोल्स बनेंगे। तो अगर इसके A मोल से इसका B मोल बन रहा है, तो क्या मैं यहां पे बोल सकता हूं कि इसके 1 मोल से कितना बनेगा? देखिए, A से B बन रहा है तो 1 से कितना बनेगा? A मोल से B मोल बन रहा है, तो 1 मोल से 1 मोल लगा दो यहां, तो ये A हटाना है, तो ये बनेगा B बाई A मोल, B बाई A मोल बनेगा। अब इसके A मोल से C मोल बन रहा है, तो इसके 1 मोल से कितना बनेगा? C डिवाइड बाई A मोल। क्लियर? फिर से सुनिए आप, इसके A मोल से B मोल बन रहा है, तो खाली 1 मोल से कितना बनेगा? B डिवाइड बाई A। इस A को तो मैं डिवाइड करूंगा। अब इसके A मोल से C मोल बन रहा है, तो 1 मोल से कितना बनेगा? C बाई A मोल। अब मान लीजिए मुझे पूछा जा रहा है 10 मोल से, 10 मोल से पूछा जा रहा है, तो मैं क्या लिखूंगा? B बाई A इंटू 10। यहां लिखूंगा C बाई A। ये C बाई A मोल किसकी वजह से बना था? 1 मोल की वजह से। अब 10 मोल से कितना बनेगा? C बाई A इंटू 10 मोल। तो इन जनरल मैं लिख सकता हूं इसके X मोल से B बाई A इंटू X मोल बनेगा और इसका C बाई A इंटू X मोल बनेगा। फिर से सुनते हैं इसको, चलिए देखिए रिलेशनशिप। इसके A मोल से, अगर A के A मोल से B के B मोल बन रहे थे, रिएक्ट कर रहे थे और C के C मोल बन रहे थे, इसका मतलब इसके A मोल, 1 मोल से B बाई A बनेगा, C बाई A बनेगा,
1 मोल से b बाई 10 मोल से b बाई इंटू 10 c बाई इंटू 10 और x से कितना बनेगा b बाई इंटू एक्स c बाई इंटू एक्स। क्लियर? इस पे कुछ और बातें करते हैं हम। मान लीजिए अपने पास एक एग्जांपल है 2a प्लस 3b गिव्स 4c प्लस 5d। इस पे कुछ बात करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन जो दिया है वो क्वेश्चन दिया है इसके 15 मोल से। जो जो क्वेश्चन मैं बॉक्स में रखूंगा वो हम अपने लिए क्वेश्चन होगा इसके 15 मोल से, ठीक है। अच्छा, इसके 20 मोल से, 20 मोल से, इसका 30 मोल, इसके 5 मोल। चलिए एक क्वेश्चन ऐसा भी देखते हैं। मतलब करना क्या है, क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, पूछा ये जा रहा है कि बी के 15 मोल से रिएक्ट करने पे ए का कितना रिएक्ट करेगा, सी का कितना बनेगा, डी का कितना बनेगा। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन है सी के 20 मोल बनने पे ए और बी कितना यूज हुआ होगा, डी कितना बना होगा। तीसरा क्वेश्चन है 30 मोल बनने पे, डी के 30 मोल बनने पे सी का कितना मोल बना होगा और बी का और ए का कितना मोल रिएक्ट किया होगा। फोर्थ क्वेश्चन, ए के 5 मोल रिएक्ट करने पे बी का कितना मोल रिएक्ट करेगा, सी का कितना बनेगा और डी का कितना बनेगा। देखिए इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा इधर लिख रहा हूं समझने के लिए। वैसे तो ये अच्छा सिंपल सा क्वेश्चन है। 2a प्लस 3b गिव्स 4c प्लस 5d, ठीक है। तो इसके 2 मोल से, इसके 2 मोल, इसके 3 मोल, इसके 4 मोल और इसका 5 मोल। तो देखिए बी के 15 मोल से अगर 3 से 2 बन रहा है, अगर 3 से 2 बन रहा है और 3 से 2 रिएक्ट कर रहा है, 3 से 4 बन रहा है और 3 से 5 बन रहा है, तो बताइए 1 से कितना बनेगा, 2/3। अब 3 से अगर 2 रिएक्ट कर रहा था तो 1 से कितना रिएक्ट करेगा, 2/3। 3 से 4 बन रहा है तो 1 से कितना करेगा, यहां मैं लिख रहा हूं 1 मोल। 1 मोल से कितना करेगा, 2/3। अब इसी 1 मोल से कितना बनेगा, 4/3। अब इसी 1 मोल से इसका कितना बनेगा, 5/3 मोल बनेगा। लेकिन पूछा कितना जा रहा है, 15 मोल से। इसके 15 मोल से बनाना है। 15 अगर 1 से बना था 2/3 तो 15 से कितना बनेगा, 2/3 इंटू 15 रिएक्ट करेगा। हाँ रिएक्ट करेगा, समझ लो। वर्ड्स को छोड़िए, आप इमोशंस को समझिए। इसके 15 मोल से इसका कितना मोल बनेगा, तो 1 से बन रहा था 4/3 और 15 से कितना बनेगा, 4/3 इंटू 15। अब 1 से बन रहा था 5/3 तो 15 से कितना होगा, 5/3 इंटू 15। इसी तरह से हमारे पास मतलब ये असल में ये 15 से हो क्या रहा है, इस 15 मोल से हमें मिल रहा है एक तो 2/3। 3 क्या है, 3 इज द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। 3 इज द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दो और मल्टीपल कर दो उस वाले फैक्टर से जिससे पूछा जा रहा है। तो चलिए डायरेक्ट यूज कर लेते हैं। 15 से कितना बनेगा, इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दो बी के स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से, बिकॉज़ बी से पूछ रहा है तो इससे कितना रिएक्ट करेगा, 2/3। बिकॉज़ 3 से 2 करेगा तो 1 से कितना करेगा, 2/3 और 15 से करेगा 2/3 इंटू 15। 15 से कितना बनेगा, 1 से बनेगा 4/3 और 15 से हो जाएगा 4/3 इंटू 15। 1 से बनेगा 5/3, 15 से 15 बनेगा। ये आंसर आया था 5/3 इंटू 15, यहां 2/3 इंटू 15। 20 से देख लीजिए, ये 20 बनने पे, अच्छा 4 बनने पे 3 रिएक्ट कर रहा था तो 1 बनने पे तो 3/4 रिएक्ट करेगा और 20 से तो 20 करेगा। यहां हो जाएगा 2 बाई उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करके इसको 20 से मल्टीपल कर देंगे। इसके 20 से देखिए, इसके 20 से देखना है कि इसके 20 बनने पे डी का कितना बना होगा। 4 बनने पे 5 बन रहा है तो 1 बनने पे 5/4 बनेगा, मतलब 4 मैंने डिवाइड कर दिया सी का जिसका पूछा जा रहा है, और 20 से तो करना है तो 20 से हो जाएगा मल्टीपल। ओके, यहां देख लीजिए 30 से, डी के 30 से पूछ रहा है तो 4 डिवाइड बाई डी के स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करके इसको 30 से मल्टीपल करेंगे। 3 को इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को डी के स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करके इसको 30 से मल्टीपल कर रहे हैं जितने मोल से पूछ रहा है। तो ये 2 से 5 डिवाइड करेंगे तो 30 से। अरे बच्चों वाला क्वेश्चन है, ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। एक बार आप समझ गए तो आराम से क्वेश्चन होगा। तो 5 मोल, इसके 5 मोल से 3/2 इंटू 5 होगा, 4/2 इंटू 5 होगा, 5/2 इंटू 5 होगा। इससे आप आगे आगे क्या क्या कर सकते हैं, ये हमारे हो गए क्वेश्चन। इससे आप आगे मास भी पता कर सकते हैं, और क्योंकि अपने पास मोल्स आ गया तो मास भी आएगा, क्योंकि मोल्स को हम ग्राम एटॉमिक मास से मल्टीपल करेंगे तो मास आएगा। मास आ गया तो नंबर ऑफ एटम्स आएंगे, या मोल से ही नंबर ऑफ एटम्स आ सकता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ सकता है, नंबर ऑफ पार्टिकल आ सकता है, और साथ ही साथ में हम वॉल्यूम भी कैलकुलेट कर सकते हैं एसटीपी पे। बिकॉज जैसे यहां 5 इंटू 6 5 6 हुआ 30,
सॉरी 5 6 हुआ 30, तो ये 5 6 32 6 12, तो 12 मोल बन गए। एसटीपी पे एक मोल कितना ऑक्यूपाई कर रहा है 22.7, तो 12 कितना करेंगे 12 इंटू 22.7, तो इससे काफी ज्यादा कैलकुलेशन हम आगे कर सकते हैं। बस बात यह है कि आप ये समझ आनी चाहिए, ये बातें आपको समझ आनी चाहिए। एक और क्वेश्चन इस पे। पहले बैलेंस चेक करते हैं। 7 फ्लोरीन है, यहाँ 6 फ्लोरीन है। 6 को 7 से और 7 को 6 से मल्टीपल कर दो। 6 आयोडीन है 3 से कर दो, और 7 जीनोन है वहां से तो 7 कर दो। रिएक्शन बैलेंस है। आप अपने तरीके से कर सकते हो आराम से, इसमें थोड़ा सा आप आराम से इसको टाइम लेके कर सकते हो, तो बैलेंसिंग ऐसे होगी। अब देख लीजिए मेरे पास क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन दिया है कि इसके 10 मोल से इसका कितना रिएक्ट करेगा, ये कितना बनेगा, ये कितना बनेगा। एक तो मोल्स भी करो आप, मास भी करो आप। चलिए फिलहाल के लिए मोल्स कर लेते हैं। इसके 10 से, इसके 20 से, इसके 2 मोल से, शाबाश। तो ये 10 मोल से कितना करेगा, ये हो जाएगा 7/3 इंटू 10, तो 70/3 आ गया, 70/3 मोल आ गया। इसके 10 से 6/3 इंटू 10, तो 60/3 आ जाएगा, 20 आ जाएगा। इसके 10 से कितना करेगा, तो 7/3 इंटू 10, तो 70/3 आ गया। यहां देख लीजिए। नेक्स्ट इसके 20 मोल से बताइए, 3/6 इंटू 20, ठीक है, तो 30 दैट इज 3 to 60 डिवाइड बाई 6 दैट इज 10 मोल आएगा। यहां बताइए इसके 20 से कितना आ जाएगा, 7/6 इंटू 20, 7/6 इंटू 20, ठीक है, तो 140 डिवाइड बाई 6 इतने मोल आएंगे। इसके 20 से इसके कितने बने होंगे, तो 7/6 इंटू 20, 140 डिवाइड बाई 6, ठीक है। कैलकुलेशन आप देख लीजिए। 2 मोल से पूछ रहा है, इसके 2 मोल से पूछ रहा है। इसके 2 मोल से कितना बनेगा, 6/7 इंटू 2, 12/7। इसके 2 मोल से ये कितना बनेगा, 3/7 इंटू 2, 6/7। और इसके 2 मोल से इसका कितना बनेगा, दैट इज 2 ही बनेगा, 7/7 इंटू 2। क्लियर, चलिए क्लियर है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, टाइप 1 प्रॉब्लम, बिकॉज ये चैप्टर जो है, ये चैप्टर मेनली 5-6 टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स पे बेस्ड है। इसमें मैं टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5 और टाइप 6 प्रॉब्लम डिस्कस करूंगा। टाइप 1 प्रॉब्लम में हम इसी के बारे में बात करते हैं, जैसे हमने इसमें बात की कि रिलेशनशिप ऑफ मोल ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू अनदर। जैसे टाइप 1 प्रॉब्लम में हम उन रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे जिनमें खाली एक रिएक्टेंट हो। रिएक्टेंट खाली एक है, जैसे अमोनिया है, NH3 कन्वर्ट्स टू N2 + 3 times H2। देखिए एक बात जरूरी है कि जो भी इस चैप्टर के अंदर केमिकल रिएक्शन होगी, कोई भी क्वेश्चन होगा, कोई भी क्वेश्चन बैलेंसिंग के बगैर इस चैप्टर में सॉल्व नहीं होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू लर्न हाउ टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन, उसके बाद आप रिएक्शन को आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है। NH3 कन्वर्ट हो रहा है, NH3 कन्वर्ट्स टू N2 + 3 times H2। पहले इसको बैलेंस कर लेते हैं, तो फर्दर रिएक्शन ये 2 लग जाएगा। क्लियर, तो बैलेंस है रिएक्शन। फाइंड द मास ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड बाय 68 ग्राम ऑफ अमोनिया। 68 ग्राम NH3 से जो मास है हाइड्रोजन का कितना प्रोड्यूस होगा। देखिए पहली बात यह है कि जो मैं बार बार आपको बोल रहा हूं, पहले आप इस 60 ग्राम को मोल्स में कन्वर्ट कर दीजिए। तो 68 ग्राम ऑफ आपको NH3 को कन्वर्ट करना है मोल्स में, तो मोल्स किसके बराबर आएगा, जो ये इसका वेट है कितना है 68 ग्राम डिवाइड बाय इसका ग्राम एटॉमिक वेट। अमोनिया का ग्राम एटॉमिक वेट कितना होगा, 17 ग्राम होगा, तो 17 1 17 4 हो जाएगा, तो 4 मोल आ गए। अब आप मोल तो खेल सकते हैं, मोल तो कब से खेल रहे हैं हम, तो इसके 4 मोल्स हैं, 4 मोल्स हैं। अगर 2 से 1 बन रहा है, पहले तो हम इसके मोल से हम चेक करेंगे कि हाइड्रोजन के कितने मोल्स बनेंगे। देखिए 2 से 3 बन रहा था, तो 1 से कितना बनेगा, 1 सेकंड, चलिए इसके 2 मोल से इसका 3 मोल बन रहा है, तो इसके 1 मोल से कितना बनेगा, इसके 1 मोल से बनेगा 3/2। अब कितने मोल अपने पास अमोनिया के हैं, 4 मोल, इसके 4 मोल से कितना बनेगा, दैट विल बी इक्वल टू 3/2 इंटू 4, 12/2 दैट इज 6 मोल, 6 मोल। अब करना क्या है, मोल्स तो नहीं पूछ रहा है, मास ऑफ हाइड्रोजन, तो मास ऑफ हाइड्रोजन तो जरूरी है, मोल्स दैट इज इससे तो हम मास कर ही सकते हैं, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स इनटू इसका ग्राम एटॉमिक मास, दैट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स कितना है, दैट इज 6 इंटू ग्राम एटॉमिक मास दैट इज 2 ग्राम,
2 ग्राम, दैट इज इक्वल टू, आंसर है आपका 12 ग्राम। H2 है, नॉट हाइड्रोजन एटम, ये H2 मॉलिक्यूल है, तो हाइड्रोजन का H2 मॉलिक्यूल का 2 होगा। क्लियर। दूसरा, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ N2 प्रोड्यूस्ड। अच्छा, वॉल्यूम पूछ रहा है बाय 68 ग्राम। देखिए 68 ग्राम अमोनिया हमने देखा, 4 मोल होते हैं अमोनिया के, 68 ग्राम अमोनिया के 4 मोल होते हैं अमोनिया के। इसका मतलब यह है कि इसके 4 मोल से इसका कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई होगा। पहले हम देखेंगे, एसटीपी पे पूछा जा रहा है। एसटीपी पे आपको बताइए कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ गैस एट एसटीपी दैट इज 22.7। तो हमसे असल में करना क्या है, पहले ऑलवेज जो आप डेटा को है उसको कन्वर्ट करोगे मोल्स में। तो बताइए अगर इसके 2 मोल से 1 मोल बन रहा था, तो इसके 4 मोल से कितना बनेगा, 2 मोल बनेंगे। 2 से 1 तो 4 से कितना बनेगा, 2 मोल बनेगा। मतलब ये जो नाइट्रोजन का मोल बना होगा वो 2 बना होगा, 1/2 × 4, 2 मोल बना होगा। और वॉल्यूम जो ऑक्यूपाई कर रहा है, तो मैं यहां लिख सकता हूं वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ गैस, 1 मोल ऑफ गैस एट एसटीपी दैट इज इक्वल टू 22.7 लीटर। अब अपने पास 1 मोल तो नहीं है, 2 मोल दिए हैं, तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 2 मोल कितना होगा, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 2 मोल दैट इज इक्वल टू 22.7, मल्टीपल करेंगे 2 से, इतना लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया होगा। क्लियर। क्योंकि 1 मोल नाइट्रोजन गैस करेगा, 1 मोल नाइट्रोजन गैस वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा 22.7, तो टोटल मोल कितने हैं, 2 मोल, तो इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई होगा। ऑल्सो कैलकुलेट द मास ऑफ NH3 रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 30 ग्राम ऑफ H2। बताना यह है कि अमोनिया का हमें कितना मोल चाहिए, मास चाहिए, मास कितना चाहिए, साइज दैट कि 30 ग्राम हाइड्रोजन का क्या करे, प्रोड्यूस करे। अब 30 ग्राम हाइड्रोजन का कितना ही मोल होगा हाइड्रोजन का, 30 ग्राम, ये थर्ड पार्ट का आंसर है। 30 ग्राम हाइड्रोजन, 30 ग्राम हाइड्रोजन, इससे हमें मोल्स चेक करना है। तो मोल्स किसके बराबर होगा, मास डिवाइड बाय 2 दैट इज ग्राम एटॉमिक मास ऑफ H2, जिसे आप मोलर मास भी बोलते हैं, दैट इज 15 मोल्स। तो 15 मोल्स, तो इसके 15 मोल्स कब बन सकते हैं, इसके 15 मोल्स इसके कितने मोल से बन सकते हैं। क्लियर। इसके 15 मोल्स इसके कितने मोल से या हम ये बोल सकते हैं कि इसके 15 मोल बनाने के लिए हमें अमोनिया के कितने मोल चाहिए। इसको हम इधर चलिए इधर कर लेते हैं, इधर कर लेते हैं। तो यहां ट्वाइस NH3 और किसके बीच में अभी दिया है, हाइड्रोजन के बीच में। बताइए इसके 3 मोल से, इसके 3 मोल बनने पे इसके 2 मोल यूज होते हैं, तो इसका 1 मोल बनने पे इसका 2/3 मोल यूज हुआ होगा। तो इसके 15 मोल, 15 तो आ गया ना, इसके 15 मोल बनने पे, इसका 15 मोल बनने पे 2/3 × 15, तो दैट इज 10 मोल, 10 मोल। और 10 मोल का मास कितना होगा, 10 मोल का मास होगा, दैट इज मास विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल, दैट इज 10 मल्टीपल बाय इसका ग्राम एटॉमिक मास अमोनिया का, क्योंकि मास ऑफ NH3 ही पूछा जा रहा है। तो नाइट्रोजन का 14 और 3 17 हुए, 17 × 10 दैट इज 170 ग्राम। तो इतना मास अमोनिया का प्रोड्यूस हुआ होगा। क्लियर, शाबाश। तो टाइप 1 प्रॉब्लम के बारे में कुछ और बातें करते हैं, वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, कल वाले लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।